नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना और जी बिजनेस पर अब वक्त हो गया है खबर 40 का। आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 40 खबरें फटाफट अंदाज में। कारोबार जगत से जुड़ी हुई खबरें दिखाएंगे, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, तमाम खबरें होंगी और देश दुनिया की भी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं बिजनेस से। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार तेजी रही, लेकिन आईपीएल के सस्पेंड होने की खबर के बाद लॉकडाउन की आशंका हावी हो गई। लॉकडाउन की आशंका में बाजार में मुनाफा वसूली शुरू हो गई। आज सेंसेक्स अपने ऊपरी स्तर से 743 अंक टूटकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 14,500 के नीचे फिसल गया। अंत में सेंसेक्स में 465 अंकों की कमजोरी के साथ 48,254 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 138 अंक कमजोर होकर 14,497 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में लार्ज कैप शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स के 9 शेयर हरे निशान में बंद हुए, जबकि 21 शेयरों में गिरावट रही। टॉप गेनर्स की लिस्ट में ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, नेस्ले इंडिया, एसबीआई, कोटक बैंक और टेक महिंद्रा शामिल हैं। वहीं टॉप लूजर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और इन्फोसिस शामिल हैं। कारोबार में बैंक और फार्मा शेयरों में गिरावट रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2% की गिरावट ने भी कारोबारी सेंटिमेंट खराब किया। देश में नए जमाने की टेलीकॉम सर्विसेज यानी 5G इसी साल शुरू हो सकती है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को देश में 5G ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम के ट्रायल का काम 6 महीने के अंदर करना होगा। देश भर में ट्रायल का काम एयरटेल, जियो, वोडा आइडिया के साथ साथ महानगर टेलीकॉम निगम यानी MTNL भी करेगा। सभी कंपनियां जो हैं वो ट्रायल गांव और शहरों दोनों जगह पर करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक 5G ट्रायल से हुआवी और ZTE जैसी चाइनीज को दूर रखा गया है। कल टाटा स्टील के नतीजे आएंगे। जानकार इस बार कंपनी के घाटे से मुनाफे में आने की उम्मीद कर रहे हैं। जी बिजनेस का भी अनुमान है कि कंपनी के सालाना और तिमाही दोनों आधार पर नतीजे अच्छे रहेंगे। जी बिजनेस के अनुमान के मुताबिक कंपनी इस बार अब तक का सबसे ज्यादा एबिटा दर्ज कर सकती है। साथ ही कंपनी का यूरोप कारोबार में भी अच्छा सुधार होने की उम्मीद है। जी बिजनेस के अनुमान के मुताबिक कंपनी की आय इस बार 44% तक बढ़ सकती है। कोरोना काल में भले ही देश दवा की कमी से जूझ रहा हो, लेकिन इस आपदा की घड़ी में भी जमाखोर अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आ रहे। कोरोना के इलाज में काम आने वाली कई दवाओं के रॉ मटेरियल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक कई दवाओं के दाम 2 गुना तक बढ़े हैं, जबकि इस बीच कई दवा कंपनियों के दिए हुए रॉ मटेरियल के ऑर्डर को भी सप्लायर कैंसिल कर रहे हैं। सूत्र इन सबके पीछे चीन से आने वाली सप्लाई में दिक्कत और जमाखोरी का हवाला दे रहे हैं। कल की बढ़त के बाद आज सोने चांदी की कीमतों में दबाव दिखा। MCX पर सोना 47,100 के नीचे चला गया, तो वहीं चांदी भी 70,600 के नीचे फिसल गई। जानकार इसके पीछे यूएस इकोनॉमी में रिकवरी को लेकर उठ रही चिंताओं, फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के बयान, अप्रैल में यूएस में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की धीमी रफ्तार और भारत में कोरोना के चिंताजनक हालात को जिम्मेदार बता रहे हैं। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने अपने एक बयान में कहा है कि यह जुर्माना 1 जुलाई 2015 को जारी मास्टर सर्कुलेशन प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बायबैक्स के जरूरी दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। सेंट्रल बैंक ने यह कहा है कि एक्शन रेगुलेटरी कंप्लायंस में गड़बड़ियों की वजह से लिया गया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक को सिक्योरिटीज को एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट करने के मामले में रिजर्व बैंक के निर्देश के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा लॉन्च की है। ये एक फ्री सर्विस है जिससे अस्पतालों और मेडिकल केंद्रों के साथ प्रोड्यूसर्स कनेक्ट करने से ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी। सर्विस को महाराष्ट्र के कुछ शहरों में शुरू किया गया है, जिनमें मुंबई, पुणे, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, चक्कन, नासिक और नागपुर शामिल हैं। कंपनी ने परिवहन की समस्या को हल करने के लिए करीब 100 वाहन को लगाया है।
जो डिमांड के आधार पर सुरक्षित और जल्दी ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को खरीदने के लिए $44.6 बिलियन यानी करीब 3.3 लाख करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। इस डील के दम पर दोनों कंपनियां गूगल के लिए चुनौती खड़ी कर सकती हैं। याहू ने कहा है कि इसका बोर्ड इस ऑफर पर विचार कर रहा है। इस खबर के बाद 70 करोड़ यूजर बेस वाले याहू के शेयरों में तेजी देखने को मिली और यह पहली बार नहीं है जब माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को खरीदने की पेशकश की हो। 2008 से कंपनी लगातार इसके लिए कोशिश करती आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने याहू बोर्ड को एक लेटर लिखा है जिसमें उसने प्रति शेयर $31 नकद और स्टॉक की पेशकश की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने व्हीकल पोर्टफोलियो में एक और नए दमदार एसयूवी XUV 700 को शामिल करने की तैयारी में है। हाल ही में कंपनी ने इस एसयूवी को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट भी किया है। अब खबर ये आ रही है कि कंपनी अपनी इस एसयूवी को अक्टूबर महीने में लॉन्च कर सकती है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कंपनी ने अपनी इस एसयूवी के निर्माण प्रक्रिया को लेकर एक वीडियो भी जारी किया था, जिसे कंपनी की वेबसाइट पर भी लिस्ट किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से कंपनी कई अलग अलग तरह के प्रयोगों के बाद अपनी नई XUV 700 का निर्माण कर रही है। देश में कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है। हालांकि 24 घंटे में आज भी 3,57,229 कोरोना के नए केस मिले हैं। 30 अप्रैल के बाद से मरीजों के नए संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। 30 अप्रैल को एक दिन में रिकॉर्ड 4,02,000 मरीज मिले थे। इसके बाद शनिवार को 3,92,000 और रविवार को 3,70,000 केस मिले। राहत भरी खबर यह भी है कि पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,20,000 लोग ठीक भी हुए हैं। बिहार में बेकाबू होते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 5 मई से 15 मई तक टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया है। सरकारी प्राइवेट ऑफिस सब बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े संस्थान ही खुले रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी गाड़ियां चलेंगी, लेकिन क्षमता से आधी सवारी के साथ। इनमें आने जाने की अनुमति उन्हीं को होगी जिन्हें रेल हवाई सफर करना है। फेरी वाले सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक सामान बेच सकते हैं। लॉकडाउन में रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मंगा सकते हैं। सभी तरह के सरकारी कार्यक्रम पर रोक रहेगी। राज्य में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शादियां हो सकती हैं, लेकिन 50 लोगों की अनुमति रहेगी। शादी में बारात, जुलूस और डीजे नहीं रहेंगे। दिल्ली वालों के लिए कोरोना काल में राहत देने वाली खबर भी सामने आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि सरकार गरीबों को 2 महीने मुफ्त राशन देगी। साथ ही ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी बंद है। ऐसे में इनको मदद की जरूरत है। जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है, उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। लॉकडाउन का लगातार विरोध करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब देश में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की मांग की है। हैरत की बात तो यह है कि 20 दिन पहले भी राहुल ने लॉकडाउन को तुगलकी कदम बताया था। अब उनके सुर बदल गए हैं। उन्होंने लॉकडाउन लगाने की तरफदारी की है। राहुल ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि वो साफ कर देना चाहते हैं कि लॉकडाउन ही अब विकल्प बचता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। राहुल ने आरोप लगाया कि केंद्र की नीतियों की वजह से ही वायरस को ऐसी स्टेज तक पहुंचने में आसानी मिली जहां से उसे रोकने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। राहुल ने कहा है कि सरकार के कुछ न करने की वजह से मासूमों की जान जा रही है। दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट के बीच हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई है। एक बार फिर हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा
कि आप आंखें मूंद सकते हैं लेकिन हम नहीं। हाईकोर्ट में अमिकस क्यूरी ने जानकारी दी है कि दिल्ली में कई लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी जान जा रही है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर महाराष्ट्र में इस वक्त ऑक्सीजन की खपत कम है तो वहां के कुछ टैंकर दिल्ली भेजे जा सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने को कहा है, ऐसे में उसे इतना मिलना ही चाहिए। कोविड काल में पेरेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत वाला फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल बंद हैं, उन्हें कैंपस में दी जाने वाली कई सुविधाओं का खर्च नहीं उठाना पड़ रहा, इसलिए संचालन का खर्च कम हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस की फीस जरूर घटानी चाहिए। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस वक्त शैक्षणिक संस्थानों के मैनेजमेंट को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लोग महामारी के चलते परेशानियों का सामना कर रहे हैं। स्कूलों को बच्चों और अभिभावकों को राहत देने वाले कदम उठाने चाहिए। जेईई मेन की मई सेशन की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसकी घोषणा खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कोविड की वर्तमान स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेईई मेन मई 2021 सत्र को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि वो आगे के अपडेट के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। एनटीए की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक इस दौरान छात्र इस समय का उपयोग परीक्षा की और बेहतर तैयारी के लिए कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एनटीए अभ्यास ऐप के माध्यम से घर बैठे ही परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को रोकने की मांग की गई है। इस याचिका पर हाईकोर्ट 17 मई को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिका संदेहास्पद मालूम होती है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा है कि महामारी के बीच निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की जिंदगी के खतरे के साथ साथ दिल्ली के नागरिकों की जान के लिए खतरा है। उन्होंने इसे दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों का उल्लंघन बताया। कई विपक्षी पार्टियां भी कोरोना के दौरान संसद के नए भवन के निर्माण पर सवाल उठाती रही हैं। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देश में अब तक करीब 15 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 94 लाख 48 हजार स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। वहीं 62 लाख 98 हजार स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरी डोज लगवाई है। फ्रंटलाइन वर्कर की बात करें तो 1 करोड़ 35 लाख लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली है। वहीं 72 लाख 66 हजार लोगों ने अपनी दूसरी खुराक लगवाई है। अब तो जानवरों में भी कोरोना वायरस फैलने की खबरें सामने आ रही हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 एशियाई शेरों में कोरोना वायरस मिला है। डॉक्टरों ने इन 8 शेरों को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्वारंटीन कर दिया। सूत्रों ने बताया कि 29 अप्रैल को सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क के अधिकारियों को मौखिक बताया कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में 8 शेर पॉजिटिव पाए गए। हमारी सहयोगी वेबसाइट वियॉन के मुताबिक सीसीएमबी के डायरेक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि इसकी वजह उन तक कर्मचारियों के जरिए से पहुंचने वाला मीट हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले के सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कोरोना वायरस जानवरों में भी फैल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद जारी राजनीतिक हिंसा के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर हैं। जेपी नड्डा बंगाल में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। कोलकाता पहुंचने के बाद नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने और सुनने को मिली हैं वो हमें हतप्रभ करती हैं और चिंता में डालती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय सुनी थी, लेकिन आजाद भारत में चुनाव के नतीजों के बाद इतनी असहिष्णुता आज तक नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि नंदीग्राम, कोलकाता, आसनसोल समेत कई इलाकों में उनके समर्थक कार्यकर्ताओं की दुकानें लूटी गई और घरों में आग लगा दी गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जारी हिंसा के बीच पीएम मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात कर हालात पर चिंता व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने बंगाल की वर्तमान स्थिति के बारे में पीएम को जानकारी दी है। धनखड़ ने कहा कि बंगाल में हिंसा, बर्बरता, आगजनी, लूट और हत्याएं बेरोक-टोक जारी हैं। राज्यपाल ने यह भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 मई यानी रविवार को चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसके बाद से ही राज्य में हिंसा का दौर जारी है।
बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की कार्यवाहक मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने आपात बैठक बुलाई। इसमें राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को तलब किया। बैठक में बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कई हुई हिंसा को लेकर चर्चा हुई। उधर राज्य में हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कई जगह हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में अदालत से हिंसक घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, आगजनी और उसके कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद अब तमिलनाडु में ऐसा मामला सामने आया है। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के नाम पर चलाई जा रही अम्मा कैंटीन में तोड़फोड़ की गई। एआईएडीएमके का आरोप है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। पार्टी ने वीडियो के हवाले से पहले के डीएमके शासनकाल के दौरान कानून व्यवस्था के हाल की याद दिलाई। अम्मा कैंटीन में गरीबों को सस्ते दाम में भरपेट भोजन मिलता है। स्कीम पूर्व सीएम जयललिता के नाम पर चलाई जा रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। अब उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी पिछड़ती दिख रही है। बीजेपी के लिए सबसे अहम शहर अयोध्या और वाराणसी में अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी बीजेपी से कहीं आगे निकल गई है। वहीं मथुरा में मायावती की पार्टी बीएसपी ने बीजेपी को पछाड़ दिया है। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हुए इस पंचायत चुनाव को सियासी दलों के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें 4 पद जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के लिए चुनाव हुए हैं और नतीजे अभी आ रहे हैं। ट्विटर ने एक्ट्रेस कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर का ये कहना है कि कंगना ने नियम तोड़े हैं। एक्ट्रेस ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही केंद्र सरकार से बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। उन्होंने बीजेपी की महिला नेता की फोटो शेयर कर यह दावा भी किया कि टीएमसी के लोगों ने उसका गैंगरेप किया है। बंगाल चुनाव के बाद हिंसा पर कंगना ने एक ट्वीट में ममता बनर्जी की तुलना ताड़का से की थी। फरहान अख्तर की फिल्म तूफान इस महीने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। मेकर्स ने कोरोना के कारण हुए देश में मौजूदा हालात को देखते हुए स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें लिखा है कि वो अपने एम्प्लॉयज और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इसलिए तूफान को पोस्टपोन किया जा रहा है जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। इस स्टेटमेंट को आगे कहा गया है कि मेकर्स द्वारा नई जो रिलीज डेट है उसकी घोषणा समय अनुकूल होने पर ही की जाएगी। मेकर्स ने अपील की है कि वो कोरोना से बचने के लिए बनाई गई गाइडलाइंस का पालन करेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में मालदीव में छुट्टियां मना रहे बॉलीवुड सेलेब्स को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा था कि ये काफी शर्मनाक है क्योंकि इस समय दुनिया सबसे खराब स्थिति में है। हालांकि एक्ट्रेस डोनल बिश नवाज की बात से इत्तेफाक नहीं रखती। उनका कहना है कि जो लोग मालदीव जाने वालों पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें इलेक्शन रैलियों पर भी बोलना चाहिए। डोनल बिश ने कहा है कि उन्हें लगता है कि हमें उन वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जिनके कारण वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है। स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी के साथ के बाद प्रतीक गांधी अब नई वेब सीरीज के साथ दर्शकों के सामने आ रहे हैं। ये गुजराती सीरीज है जिसका टाइटल विट्ठल तीड़ी है। इसी नाम से मुकेश सोजित्रा की शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड इस सीरीज में प्रतीक 80 के दशक के स्मॉल टाइम गैम्बलर की भूमिका में दिखाई देंगे। सीरीज का निर्देशन अभिषेक जैन ने किया है। भार्गव पुरोहित ने स्क्रीन प्ले, डायलॉग और सॉन्ग लिखे हैं। सीरीज का ट्रेलर सामने आ चुका है। इसे 7 मई को हाल ही में लॉन्च हुए गुजराती ओटीटी प्लेटफॉर्म ओहो गुजराती पर स्ट्रीम किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते आईपीएल का 14वां सीजन फिलहाल टाल दिया गया है। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा फिलहाल टूर्नामेंट को सस्पेंड किया गया है, हम देखेंगे आगे पूरा किया जा सकता है नहीं। इस बयान से जाहिर है आईपीएल के बचे हुए 31 मैच रीशेड्यूल किए जा सकते हैं। 2 दिन में कई खिलाड़ियों के पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला लिया गया है। आईपीएल रद्द होने से लगभग 2000 करोड़ के नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। यही नहीं, साथ ही इस साल भारत की मेजबानी में होने वाली T20 वर्ल्ड कप पर भी खतरा मंडराने लगा है। भारत से मेजबानी छीनी जा सकती है और इससे भी बीसीसीआई को करोड़ों का नुकसान होगा। इस साल T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में भारत में होना है। कोरोना के कारण आईपीएल सस्पेंड होने से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सामने भी एक चुनौती पैदा हो गई है।
बीसीसीआई के पास विदेशी खिलाड़ियों को सफलतापूर्वक घर पहुंचाने की भी जिम्मेदारी है, पर यूएई, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने भारत से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा रखी है। ऐसे में बीसीसीआई को इन सभी को सुरक्षा के साथ घर भेजना बड़ी चुनौती है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन अपने देश लौट सकते हैं। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण और आईपीएल में सामने आए कोरोना के मामलों के बाद पीटरसन ने वतन वापसी का फैसला लिया है। वो यूएई के रास्ते अपने देश लौट सकते हैं। इस दौरान वो 15 दिन यूएई में क्वारंटीन रहेंगे। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तीव्रता से पैर पसार चुका घातक संक्रमण सभी को अपनी चपेट में ले रहा है। आम लोगों से लेकर नेता, अभिनेता, देश भर के सेलेब्स इसकी चपेट में आ रहे हैं। पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पडुकोण कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रकाश पडुकोण को बेंगलोर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रकाश पडुकोण मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पडुकोण के पिता हैं। अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूएस फूड एंड ड्रग रेगुलेटर अगले हफ्ते फाइजर और बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को इजाजत दे सकता है। इससे पहले अमेरिकी कंपनी फाइजर ने दावा किया था कि उसकी कोरोना वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों पर भी 100% कारगर है।